हेलो टू ऑल, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन। आज हम लोग ब्रिटिश भारत के एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी और जिसका टाइम पीरियड है 1848 से 1856, इनके बारे में पढ़ेंगे। इस लॉर्ड डलहौजी के टाइम में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए गए, चाहे वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए हो या उसके प्रशासन के द्वारा। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण काम हुए जो किसी न किसी दृष्टि से भारतीय राज्यों में भारत के लिए भी महत्वपूर्ण थे और ब्रिटिश एक्सपेंशन के लिए या ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए भी महत्वपूर्ण। अब हम उसके बारे में ये देखेंगे कि कैसे वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था और कुछ काम कैसे आने वाले समय के लिए यानी भारत के लिए महत्वपूर्ण था और भारत के पक्ष में गया। हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम हुए इस लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में, जो कि आने वाले समय में उसका प्रभाव हमको व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की नीति को व्यवहारिक बनाने के लिए डलहौजी ने बहुत सारे उपायों का सहारा लिया, जैसे कि देशी राज्यों के साथ युद्ध करना, जैसे कि पंजाब के साथ उसने युद्ध किया, बर्मा के साथ आंग्ल बर्मा युद्ध हुए इसके टाइम पीरियड में। फिर कुशासन के आधार पर देशी राज्यों का अपहरण किया गया, जैसे कि अवध। फिर देशी राजाओं के पदों और उसके पेंशन को समाप्त किया गया, जैसे कि बाजीराव द्वितीय के बाद जो नाना साहब थे उनके पेंशन को ख़त्म कर दिया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये सारे बहुत सारे नियम या गोद निषेध नीति अथवा विलय का जो सिद्धांत था, इन सारे नीतियों और सिद्धांतों के माध्यम से, उपायों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को व्यवहारिक रूप देने का काम लॉर्ड डलहौजी ने किया और इसी के आधार पर उन्हें बहुत सारे राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया भी, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। नकारात्मक प्रभाव से मतलब ये है कि कुछ इसके कदम, कुछ इसके उपाय, कुछ इसकी नीतियाँ आने वाले समय में भारत के नज़रिए से अगर देखें तो उसके लिए सकारात्मक रहे और ब्रिटिश साम्राज्य के नज़रिए से नकारात्मक भी रहे। हाँ, कुछ नीतियाँ ऐसी भी रही जो वर्तमान में या तत्कालिक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ावा देने में, उसको मजबूत बनाने में और उसको और भी एक्सपेंशन करने में काम आई। ठीक है, तो इस तरीके से हम बारी बारी से ये देखेंगे कि कैसे लॉर्ड डलहौजी के नीतियों ने, उसके कामों ने कैसे ब्रिटिश साम्राज्य के एक्सपेंशन को व्यवहारिक बनाया और क्या क्या इसके इम्पैक्ट भारत पे पड़े या भारत आने वाले समय में उसके इम्पैक्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं। अगर हम पहली बार विलय की नीति की बात करें तो हम यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें तो विलय के सिद्धांत की प्रथा का प्रारंभ करने से पहले डलहौजी ने देशी राज्यों की जो प्रकृति थी उसको विचार करते हुए 3 भागों में बांटा कि कैसे कैसे राज्य हैं और उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार किए जाने की ज़रूरत है। विलय की नीति के तहत, विलय के सिद्धांत के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले उसने कुछ राज्यों को एक वर्ग में बांटा, वैसे स्वतंत्र और मित्र राज्य जो कभी भी किसी भी उच्चतर शक्ति के अधीन नहीं रहे थे और न ही कर देते थे, ऐसे राज्यों को एक कैटेगरी में बांटा। दूसरा, वे भारतीय रियासतें जो मुगल सम्राट या पेशवा के अधीन रही थी और जिन्होंने कर दिया था, जो कर देती थी, वे अब अंग्रेजों के अधीनस्थ थी। वैसे एक दूसरा कैटेगरी था राज्यों का। और तीसरा कैटेगरी था वे भारतीय राज्य जिनके निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का योगदान रहा था, वैसे राज्य। तो पहले कैटेगरी के जो राज्य थे, जैसे स्वतंत्र और मित्र राज्य, जो कभी भी किसी भी उच्चतर शक्ति या हायर अथॉरिटी के अधीन नहीं रहे थे और न ही कर देते थे, इनको गोद लेने के लिए किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा। ठीक है, यानी वो बिना ब्रिटिश गवर्नर या ब्रिटिश साम्राज्य के परमिशन के गोद ले सकते थे, बच्चा गोद ले सकते थे, दत्तक पुत्र बना सकते थे। ठीक है, इसके लिए उनको परमिशन की ज़रूरत नहीं थी।
हाँ, दूसरे प्रकार के जो राज्य थे, जो दूसरे कैटेगरी के राज्य थे, वे भारतीय रियासतें जो मुगल सम्राट या पेशवा के अधीन थे और कर देते थे, परंतु अब वे अंग्रेजों के अधीन थे, उनको परमिशन लेने की ज़रूरत थी। इनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, इनको परमिशन लेने की ज़रूरत थी। और तीसरा जो कैटेगरी डलहौजी ने बांटा इस विलय के सिद्धांत के तहत कि वे भारतीय राज्य जिनके निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी सरकार का योगदान था, वे बच्चा गोद नहीं ले सकते थे, वे गोद लेने की अनुमति उनको नहीं मिल सकती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके से उसने राज्यों को बांट के इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी विलय के सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, और उसी के आधार पर उसने बहुत सारे राज्यों को मिलाया भी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसने बहुत सारे राज्यों, जैसे कि हम सतारा को देख सकते हैं, झांसी को देख सकते हैं, और भी बहुत सारे राज्य हम देख सकते हैं, नागपुर को देख सकते हैं, जिसको उसने अपने समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य के तहत साम्राज्य के अंतर्गत उसको मिलाया। डलहौजी ने यह सिद्धांत, डलहौजी का ये जो सिद्धांत था वो नया बनाया हुआ नहीं था, बल्कि 1834 में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने यह कहा था कि जिसके पुत्र, मतलब जिस राज्य में किसी राजा के अगर पुत्र न होने पर दत्तक पुत्र लेने का अधिकार जो है वो हमारी ओर से एक अनुग्रह है, और यह एक विशेष तरह की अनुकंपा है, एक तरह की स्वीकृति है, जो कि एक अपवाद के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। मतलब क्या है कि 1834 में ही इस नीति को ला दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, लेकिन इसको सही तरीके से अपनाने का जो काम था वो डलहौजी ने किया। देखिए, और इसी डलहौजी ने इसी नीति को, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 1834 में कहा गया है, उसी को आधार बना के इसी नीति के तहत बड़े स्तर पर राज्यों को मिलाने का काम किया गया, अपने ब्रिटिश राज्य में शामिल करने का काम किया गया। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए 1839 में मांडवी, 1840 में कोलाबा और जालौर राज्य तथा 1842 ईस्वी में सूरत की नवाबी समाप्त की गई थी। ठीक है, तो इससे पहले भी ये सिद्धांत का प्रयोग करके किया गया था, लेकिन बड़े स्तर पे इसको हथियार के तरह यूज करते हुए लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार व्यापक स्तर पे इस नीति का प्रयोग करके बड़े सारे राज्यों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, जिसमें क्या है, इस सिद्धांत के तहत अगर हम देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे राज्यों को मिलाया गया है, बहुत सारे राज्यों को शामिल किया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सतारा 1848 में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही, जैतपुर और संभलपुर 1849 में, बघाट जो है 1850 में, उदयपुर 1852 में और झांसी 1853 में तथा नागपुर 1854 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया, और यह काम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। यह नीति पहले से थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इसको व्यापक रूप से अपनाया, इसी को हथियार बना के बड़े स्तर पे राज्यों को, देशी रियासतों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, कुशासन को भी आधार बनाकर उसने देशी राज्य का विलय किया, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम क्या देखते हैं, अवध का विलय। और अवध का विलय जो है वो बेसिकली 1849 में कर्नल स्लीमन को अवध का रेजिडेंट बना के भेजा गया, और उसी के रिपोर्ट के आधार पे इसको कहा गया कि यहाँ का जो प्रशासन है, इसके प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य में ले लेना चाहिए, क्योंकि अवध के नवाब के द्वारा प्रशासन का क्रियान्वयन या उसको सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जा रहा है, नवाब के द्वारा सही तरीके से प्रशासन को नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए उसका प्रशासन को अपने हाथ में, अवध के प्रशासन को नवाब से लेकर अपने ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में ले लेना चाहिए। लेकिन कर्नल स्लीमन के त्याग पत्र के बाद आउटरम जो था वो अब वहाँ का रेजिडेंट बन के जाता है, और उसी के रिपोर्ट के आधार पे
जो कि उसने कुशासन का आरोप लगाया, उसी के रिपोर्ट के आधार पे वहाँ पे अवध के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और इसी का परिणाम हम आगे भी देखते हैं कि 1856 तक तो डलहौजी ही रहा। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बन के आया और उसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ। और उसी विद्रोह में अवध ने अंग्रेजों के विरुद्ध, अवध राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध बड़े स्तर पर विद्रोह हुए और उसका नेतृत्व भी वहाँ अवध के नवाब ने किया, अवध की रानी ने किया। तो इस तरीके से कुछ कदम डलहौजी के ऐसे भी थे जो आगे चल के ब्रिटिश साम्राज्य के लिए चिंता के कारण भी बने, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट किए, जिसमें से एक था कि कुशासन के आधार पे अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाना है। ठीक है, इसी आधार पे अवध को मिलाया गया था, जिसके कारण 1857 के विद्रोह में अवध राज्य ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में। ठीक है, तो वहाँ के जो वाजिद अली शाह थे उसके सत्ता को कुशासन के आधार पे ख़त्म कर दिया गया था और उसके राज्य को अंग्रेजों ने हड़प लिया। ठीक है, डलहौजी ने घोषणा की कि जब अवध का विलय कर लिया तब डलहौजी ने यह घोषणा की कि गंगा नदी के पास जो ब्रिटिश झंडा का अपमान वैसे ही होगा जैसा कि टेम्स नदी के पास ब्रिटिश झंडे का अपमान माना जाएगा। यानी ब्रिटिश अवध राज्य को मिलाने के बाद यह एक तरह की धमकी थी कि अगर आप इसके विरुद्ध जाते हैं तो हम वैसे ही मानेंगे जैसा कि आप ब्रिटेन के विरुद्ध जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में बहुत सारे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, विलय की नीति के तहत हमने क्या देखा कि बहुत सारे राज्यों का विलय किया गया, कुछ अवध जैसे राज्य का विलय कुशासन के आधार पर किया गया। फिर हम एक चीज़ और देखते हैं जो कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम में अपनाया गया और उसके चलते 1857 के विद्रोह में इस घटना की भी बड़ी भूमिका रही। लॉर्ड डलहौजी ने एक और नीति अपनाई कि देसी नरेशों के पदों को और उसके पेंशन को समाप्त करने का भी काम किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि लॉर्ड डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जो कि कानपुर में थे, इनको 1818 के आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात 1818 में बाजीराव द्वितीय को पेंशन पे कानपुर भेज दिया गया। ठीक है, लेकिन बाजीराव द्वितीय के बाद उनका दत्तक पुत्र नाना साहब को भूतपूर्व पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से लॉर्ड डलहौजी ने मना कर दिया और उनके पेंशन को, जो 8 लाख वार्षिक पेंशन मिलता था, उसको 1852 में बंद कर दिया। ठीक है, डलहौजी ने कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा का पद भी समाप्त कर दिया। यानी ये जो नीति अपनाई नरेशों के पदों को समाप्त करने की और उनके पेंशन को ख़त्म करने की, यह नीति तात्कालिक रूप से देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आर्थिक राहत वाली थी कि इससे बहुत सारा धन ब्रिटिश साम्राज्य का बच जा रहा था। लेकिन एक चीज़ देखें तो 1857 के जो महाविद्रोह हुआ, 1857 का जो महाविद्रोह हुआ, उसमें कानपुर से नाना साहब और उनके सेनापति टट्या टोपे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे ही जैसे अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के बाद वहाँ अवध के रानी ने और वहाँ के छोटे उसके पुत्र ने, बिजरिस कादिर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1857 के विद्रोह। तो यह जो नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, कहीं न कहीं अगर ब्रिटिशर्स को फ़ायदा भी पहुंचाई तो कहीं न कहीं भारतीय लोगों को इनके खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित भी किया और इसी का परिणाम 1857 के विद्रोह में देखने को मिलता है। इस प्रकार डलहौजी ने मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त करने की योजना बनाई तथा लाल किले को हड़पने का षड्यंत्र किया, किंतु ब्रिटिश संसद की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सका। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य, जो कि लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल रहने के दौरान, कैसे ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो यहाँ तक कि मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, लाल किले को हड़पने की भी कोशिश कर रहा है। यानी वो पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का बड़े स्तर पे अपने समय में एक्सपेंशन करना चाह रहा है लॉर्ड डलहौजी। लेकिन
बहुत हद तक सफल भी होता है और कुछ जगह पे असफल भी होता है। तो लेकिन इसका दो तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। जहां ब्रिटिश साम्राज्य का एक्सपेंशन होता है वहीं 1857 का महाविद्रोह भी होता है, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध था और इससे ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत बड़ा झटका भी लगता है। तो इस लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियाँ थी, जो प्रयास थे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी थे तो निगेटिव भी थे। ठीक है, कई सारे हिस्टोरियन ने ये भी कहा कि 1857 का विद्रोह पहला राष्ट्रीय विद्रोह था। यहीं से भारतीय जनमानस में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध, एक औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध एकजुट होने की को लेकर प्रेरित किया। और यहीं से ये, चूँकि इसका विस्तार इतना ज़्यादा था कि इसने बड़े स्तर पे, बड़े क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। इसमें किसान भी शामिल थे, इसमें सैनिक भी शामिल थे, इसमें जमींदार भी शामिल थे, नवाब भी शामिल थे। तो इसने एक बहुत चरित्रित स्वरूप अपनाया और इसमें लॉर्ड डलहौजी की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान भी था। अगर लॉर्ड डलहौजी के दूसरे काम को देखें तो हम क्या देखते हैं कि 1849-50 में, ठीक है, डलहौजी ने एक चीज़, 1849-50 में डलहौजी ने 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर, ठीक है, सिक्किम के राजा के ऊपर दबाव डाला और उसी के आधार पे उसने वहाँ का जो निचला क्षेत्र था वो सिक्किम के राजा से, वो तीस्ता नदी के नीचे का जो भाग था वो उसने सिक्किम के राजा से ले लिया। उसी तरह 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा का विलय भी उसने कर लिया था। ठीक है, 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा का विलय सैनिक शक्ति के बल पे कोमोडोर लैम्बर्ट को भेज के कर लिया था, जिसको पेगू भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के लिए उसने कोमोडोर लैम्बर्ट को भेजा था। ये चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है। उसी तरह 1853 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के पास जो कपास उत्पादन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसको बरार का क्षेत्र कहा जाता है, उस बरार के क्षेत्र को भी उसने छीन लिया। और यह बरार का क्षेत्र लगभग 50 लाख रुपए वार्षिक कर वाला क्षेत्र था जो निजाम को प्राप्त होता था। इस क्षेत्र को भी निजाम से उसने छीन लिया। उसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, यह दूसरा आंग्ल सिख युद्ध है। यह दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है यह भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ और अंततोगत्वा 1852 में इसको ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत पंजाब राज्य को मिला लिया गया। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि इसने युद्ध के द्वारा भी, विलय की नीति के द्वारा भी, कुशासन का आरोप लगाकर भी, ठीक है, नवाबों का पद समाप्त करके भी, जैसे कि हमने तंजौर के नवाब, कर्नाटक के नवाब के पद को समाप्त करते हुए देखा। उसी तरह कुशासन के आधार पे अवध को अपने राज्य में विलय करते हुए देखा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमने सिक्किम के छोटे जो तराई क्षेत्र था उसको 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उसको छीनते हुए देखा। फिर हमने द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के तहत जो बर्मा का निचला पार्ट है, जिसको पेगू कहा जाता था, लोअर बर्मा का क्षेत्र, उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाते हुए देखा। तो इस तरीके से उसने बड़े स्तर पे एक्सपेंशन तो किए, लेकिन उसके हम क्या देखते हैं कि इसके दुष्परिणाम भी उभर के आए और ये दुष्परिणाम 1857 के क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम कई बार 1857 की क्रांति को में ये सारे बिंदुओं का भी चर्चा कर सकते हैं जिसने तत्कालिक कारण पैदा किए 1857 के विद्रोह को उत्पन्न करने में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि कैसे इसने अपने समय में बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। इसके साथ ही साथ लॉर्ड डलहौजी ने कुछ और भी कदम उठाए जिसके बारे में हम देख सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल में उप गवर्नर का पद भी सृजित किया। अपने कार्यभार को कम करने के लिए एक उप गवर्नर का पद भी उसने सृजित किया और इसमें नवीन जो कंपनी के क्षेत्र थे वो सीधा उसके प्रशासन के अधीन कर दिए, ताकि वो, और ये जो उप गवर्नर था वो सीधे गवर्नर को रिपोर्ट कर सकता था, अपनी सूचनाएं प्रेषित कर सकता था। और जो भी नवीन प्रदेश थे कंपनी के अधीन आए थे
का सीधा प्रशासन आरंभ कर दिया। ठीक है, इसी के तहत इसने इस तरह के काम किए। फिर इसने नॉन रेगुलेशन सिस्टम, इसे ही नॉन रेगुलेशन सिस्टम कहा जाता है, और इस पद्धति के अनुसार कुछ क्षेत्रों में कमिश्नर को भी नियुक्त किया जाता था जो गवर्नर जनरल के प्रति सीधे उत्तरदायी होता था, और यह सिर्फ पंजाब में लागू किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रशासन के स्तर पर भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में बहुत सारे चेंजेज किए गए थे, और इस चेंजेज के द्वारा उसने प्रशासन को और बेहतर बनाने की कोशिश की। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था वैसे वैसे हम क्या देख रहे हैं, उसने प्रशासन में भी बहुत सारे चेंजेज लाए, ताकि बहुत सारे साम्राज्य जो डायरेक्ट उसके कंट्रोल में आ गए थे, बहुत सारे राज्यों को जो डायरेक्ट उसने हड़प के अपने साम्राज्य में मिला लिया था, उसके कंट्रोल के लिए भी उसने उप गवर्नर और या इस तरह के पद उसने बनाए, कमिश्नर को नियुक्त किया, यानी प्रशासन के स्तर पर भी उसने बहुत सारे चेंज किए। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही हम क्या देखते हैं कि जो बंगाल का तोप खाना था वो मेरठ स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ? मेरठ स्थानांतरित कर दिया गया, और सैनिक मुख्यालय को कहाँ पे? शिमला को सैनिक मुख्यालय बनाया गया। शिमला को सैनिक मुख्यालय किसके टाइम में? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में बनाया गया। और लॉर्ड डलहौजी ने इसके साथ ही साथ 3 जो है नए सैनिक कमान भी स्थापित किए। पंजाब में पृथक सैनिक कमान स्थापित उसने किया। जैसे जैसे देशी राज्यों का उसके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, उसी हिसाब से उसको सैनिक शक्ति की ज़रूरत महसूस होती जा रही थी, सैनिक शक्ति की ज़रूरत की आवश्यकता पड़ती जा रही थी, इसीलिए उसने 3 नए कमान स्थापित किए और पंजाब में एक अलग से पृथक सैनिक कमान स्थापित किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ कलकत्ता से लेके पेशावर तक उसने ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया, और 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की भी स्थापना की। इस टेलीग्राफ लाइन की स्थापना 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच की। और एक आपको बात बता दें कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस टेलीग्राफ लाइन ने उस विद्रोह को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस टेलीग्राफ लाइन के द्वारा तुरंत सब जगह ब्रिटिश मुख्यालयों में सैन्य मुख्यालयों तक विद्रोहियों के अपडेट तुरंत मिल जा रहे थे, जिससे उस विद्रोह को कंट्रोल करना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए और ज़्यादा आसान हो गया। तो इस टेलीग्राफ लाइन की स्थापना ने जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था, इससे 1857 को विद्रोह को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी तरह टेलीग्राफ का एक पृथक विभाग ही बना दिया गया था। ठीक है, और इसके निदेशक के पद पर ओ जगनेसी को नियुक्त किया गया था, यानी टेलीग्राफ का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, और इस डिपार्टमेंट ने इतना बेहतर काम किया कि 1857 के विद्रोह को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। फिर शिक्षा को लेके 1854 में वो डिस्पैच आया जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़ा हुआ था, और इसको लॉर्ड डलहौजी के समय में ही इसको लागू किया गया। वही 1853 में पंजाब में उत्तर पश्चिम में संयुक्त प्रांत में टॉमसन शिक्षा पद्धति लागू की गई। यह टॉमसन शिक्षा पद्धति यह थी कि आवश्यकता अनुसार स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना ही टॉमसन शिक्षा पद्धति, और यह पंजाब में उत्तर पश्चिम पार्ट में और निचले बंगाल के क्षेत्र में और संयुक्त प्रांत जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, यहाँ टॉमसन शिक्षा पद्धति को अपनाया गया। इसमें फिर से सुन लीजिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या कदम था कि ज़रूरत के अनुसार स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो देशीय भाषा है उसमें प्राथमिक शिक्षा को बल देना या प्राथमिक शिक्षा को अपनाना, यही टॉमसन शिक्षा पद्धति के तहत लागू किया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही क्या हुआ, सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना हुई। यह पहले सैनिक विभाग के अंतर्गत था, लेकिन अब इसको स्वतंत्र सार्वजनिक विभाग बना दिया गया, और यह स्वतंत्र विभाग के रूप में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही स्थापित हुआ है। ठीक है, फिर साथ ही साथ जो गंगा नहर परियोजना है, ठीक है, गंगा नहर परियोजना इस विभाग के ही अंतर्गत इस गंगा नहर परियोजना को पूरा किया गया, और पंजाब में जो बारी दोआब है
गंगा नहर परियोजना को इसी के तहत इस विभाग के अंतर्गत पूरा किया गया। पंजाब में जो बारी दोआब नहर था, इसका भी निर्माण कार्य इसी जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आपको याद रखना है इसको। और इसके तहत केवल नहरों का निर्माण ही नहीं किया गया, पुलों का मरम्मत भी किया गया, निर्माण भी किया गया। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी मुक्त व्यापार नीति का समर्थक था, अतः उसने स्वतंत्र व्यापार की नीति भी अपनाई। उसने बहुत सारे बंदरगाह जैसे कराची हुआ, बम्बई हुआ, कलकत्ता हुआ, इसका विकास किया, प्रकाश स्तंभों का निर्माण किया और व्यापार के लिए इसको पूरी तरह से खोल भी दिया। तो मुक्त व्यापार की नीति के तहत हम क्या देखते हैं, कराची, बम्बई, कलकत्ता, इस सब का विकास किया, प्रकाश स्तंभ, ताकि रात्रि में इस बंदरगाहों का प्रयोग किया जा सके और इसको सभी के लिए व्यापार के लिए खोल दिया गया। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया। इसी के टाइम पीरियड में यह पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और इसके तहत क्या हुआ, 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में अलग अलग महानिदेशकों के पद सृजित किए गए, ताकि इस डाक व्यवस्था को और भी बेहतर किया जा सके और भी बेहतर ढंग से सुधार किया जा सके। और इसी के तहत क्या किया गया, 2 पैसे के टिकट भी जारी किए गए पहली बार, ताकि इससे क्या हुआ, अतिरिक्त श्रम और पैसे की दोनों की बचत हुई। इस तरीके से यह पोस्ट ऑफिस एक्ट जो बना, इस पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत क्या हुआ, डाक निदेशकों का पद सृजित किया गया। डाक व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिए प्रत्येक पत्र पे 2 पैसे का टिकट जारी किया गया, ताकि यह इसको और भी इसको सुगम बनाया जा सके, श्रम और पैसे की बचत की जा सके। इसीलिए इसको इस तरीके से बनाया गया। और तो हम क्या देख रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हमने यह देख लिया कि कैसे कैसे लॉर्ड डलहौजी के किए गए कामों से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ हमने क्या देखा, साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि इससे भारतीयों के बीच में जागरूकता आई। क्यों? क्योंकि पहला एक चीज़ और मैंने नहीं बताया कि इसी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही क्या हुआ था, रेलवे लाइन का विकास हुआ था और मुंबई से थाने रेलवे लाइन का विस्तार हुआ था। साथ ही साथ दूसरी रेलवे लाइन जो है वो कलकत्ता से रानीगंज चली थी। ये भी किसके टाइम में चली थी, ये भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही चली थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और हम इससे क्या देखते हैं कि जहाँ बड़े स्तर पर रेलवे का विकास हुआ, जो कि आगे चल के, हालांकि ब्रिटिश साम्राज्य ने रेलवे का विकास इसलिए किया ताकि उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और इससे वो अपने व्यापार को बड़े स्तर पे चला सके और उससे बड़ा धन कमा सके, आर्थिक विकास कर सके। लेकिन समय के साथ इन रेल के विकास ने भारत के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग एक दूसरे के नज़दीक आए, एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के नज़दीक आए। इससे क्या हुआ कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के जो शोषणकारी नीति थी, जो औपनिवेशिक नीति थी, उसको समझ पाए और धीरे धीरे उनको में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई और वो आगे चल के बहुत सारे मूवमेंट में हमको इसको देखने को मिलता भी है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि बहुत सारे सुधार, बहुत सारे नियम नीतियाँ लाई गई लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। उसने जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, शिक्षा में भी उसने वुड डिस्पैच की नीति, थॉमसन की नीति, शिक्षा नीति, ये सब को लागू किया। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें जान लेना है, वो यह है कि इसके टाइम में ही भारतीय सिविल के लिए, भारतीय अधिकारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1853 ईस्वी से शुरू किया गया। तो इसके टाइम में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हुए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के एक्सपेंशन के लिए, उसके मजबूती के लिए भी में बहुत ही योगदान किए और कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, 1857 की क्रांति को प्रेरित करने में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं
अगर इस टॉपिक्स पे कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ वो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।